दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ईएलटी ग्रेड परीक्षा, टीजीटी पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 9। इसमें हम कृषि एवं फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। दोस्तों देखिए, प्रश्नकाल जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जो है गुजरात सही उत्तर था, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार महाराष्ट्र शीर्ष कपास उत्पादक राज्य है। तो आप जानते हैं कि आंकड़े वर्षवार बदलते रहते हैं, इसलिए आंकड़ों से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इसके बाद गुजरात और तेलंगाना दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें ये है, 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य है। दूसरे स्थान पर गुजरात और तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत को कृषि प्रदेश यानी एग्रीकल्चर जोन्स या एग्रो जोन्स में विभाजित किया है? ऑप्शन है देखिए, ए अहमद, एम सफ़ी, पी सेन गुप्ता या एम एस स्वामीनाथन। तो सही उत्तर है पी सेन गुप्ता। दोस्तों पी सेन गुप्ता ने भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। उन्होंने अपना वर्गीकरण 1968 यानी 1968 में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड या महाराष्ट्र? तो सही उत्तर है पंजाब। दोस्तों पंजाब में कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य पंजाब है। पंजाब में कृषि अवसंरचना और आधुनिक वैज्ञानिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से कृषि में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। सही है। और कारण है, इन राज्यों में सुअपवाहित उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जैसी भौगोलिक दशाएं मिलती हैं। तो दोस्तों ये सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं, क्योंकि इन राज्यों में उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न उपजों में से कौन प्रायः भारत से निर्यात नहीं होता है? आपको बताना है। दालें, चावल, चीनी या फिर गेहूं? तो देखिए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से भारत सभी जिन्सों का निर्यात करता है और दालों का भारत सबसे कम निर्यात करता है। लेकिन निकटतम विकल्प के रूप में इसमें ऑप्शन ए दालों को माना जा सकता है। चावल, चीनी और गेहूं का निर्यात तो भारत करता ही है, दालों का सबसे कम निर्यात करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में अधिकतम खाद्यान्न का उत्पादन किया है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है। तो चाहे हम 2016-17 के आंकड़ों की बात करें या फिर 2020-21 के आंकड़ों को देखें तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है, मध्य प्रदेश दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से सही को चुनना है आपको। देखिए पहला कथन है कि भारत में भूमि की प्रति हेक्टेयर उपज कई अन्य देशों की उपज से कम है। ये सही है। हरित क्रांति से हमारा तात्पर्य पृथ्वी को हरी बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई क्रांति है। सही नहीं है। ज्योतों पर सीमा से हमारा तात्पर्य ज्योत का न्यूनतम आकार है जो एक कृषक परिवार के पास अवश्य होना चाहिए। ये भी सही नहीं है। और सरकार की कृषि मूल्य नीति से सीमांत किसान बहुत अधिक लाभान्वित हुए हैं। ये सही नहीं है। तो इसमें केवल कथन एक यानी ऑप्शन ए सही है।
क्योंकि विश्व में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज का औसत भारत की अपेक्षा 30% अधिक है और इस प्रकार विश्व में भारत की अपेक्षा चावल 60%, ज्वार बाजरा 80%, आलू 60% और मक्का की 140% और कपास की 25% औसत प्रति हेक्टेयर उपज अधिक है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो आप जानते हैं दोस्तों, खरीफ फसलें जो हैं देखिए इनकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर तक। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जून से अक्टूबर तक खरीफ फसलों की अवधि है। भारत में 3 फसलें हैं। रबी फसल ये अक्टूबर से नवंबर, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर आते हैं। इसके अलावा देखिए जायद की फसल, इसकी बुआई मार्च जुलाई, ये ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं। और खरीफ की फसल जो वर्षाकालीन फसलें हैं, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर इनकी कटाई होती है। अगला प्रश्न है, गंगा के निचले मैदान जहां वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है, किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उत्तर है दोस्तों धान और जूट। देखिए गंगा के निचले मैदान जहां वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है, वहां पर धान और जूट की फसल के लिए सर्वाधिक योग्य परिस्थितियां रहती हैं। कथन और कारण से संबंधित है अगला प्रश्न। कथन है कि पंजाब को हरित क्रांति में उल्लेखनीय सफलता मिली है। कारण है कि यहाँ बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों से नियमित सस्ते श्रम की आपूर्ति होती रहती है। तो ये आपका सही नहीं है दोस्तों। देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों पंजाब को आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति से अधिक सफलता मिली है, लेकिन इसका कारण सिंचाई सुविधा, उत्तम तकनीकें, उत्तम बीजें, उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग है और बिहार से नियमित सस्ते श्रमिक मिलते हैं। ये कथन इसका कारण सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों डॉक्टर विलियम गार्ड। डॉक्टर विलियम गार्ड ने जो है सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है दोस्तों हरित क्रांति का अर्थ होता है उच्च उत्पादक वेराइटी प्रोग्राम, यानी हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम जो है जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ जाए, ये हरित क्रांति से मतलब होता है। दोस्तों हरित क्रांति देखिए उच्च वेराइटी प्रोग्राम के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि करने से है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 से हुई और इसका लाभ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीमित था। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए प्रायद्वीपीय भारत, मध्यवर्ती भारत, भारत के पूर्ववर्ती तटीय प्रदेश या फिर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हरित क्रांति दोस्तों ये पहला चरण जो रहा वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इसका लाभ मिला। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलाग हैं और हरित क्रांति मुख्य रूप से मैक्सिकन गेहूं के प्रयोग से उच्च उत्पादकता बढ़ाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में काली क्रांति, तो काली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दोस्तों काली क्रांति जो होती है ये पेट्रोलियम उत्पादन से है। ए का चौथा लगा लीजिए। पीत क्रांति या पीली क्रांति जो होती है दोस्तों, आप जानते हैं कि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से होता है। बादामी क्रांति, तो बादामी क्रांति का जो है अर्थ क्या होता है या बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसके अंतर्गत चमड़ा, कोकोआ और गैर पारंपरिक ऊर्जा को शामिल किया जाता है, इसमें ऑप्शन है नहीं। और वर्तुल क्रांति जो दिया गया है, तो देखा जाए तो वर्तुल क्रांति का भी यहाँ पर कोई मिलान नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अगर जो आप देखें तो बादामी क्रांति या ब्राउन रिवोल्यूशन, इसमें चमड़ा, कोकोआ, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को शामिल किया जाता है। और दोस्तों
मधुमक्खी पालन जो है ये एपीकल्चर कहा जाता है, जिसको मीठी क्रांति भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर स्टार हो जाएगा, क्योंकि सही सुमेलन कोई भी नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, ग्रे रिवोल्यूशन उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, वर्तुल क्रांति ये आलू उत्पादन से है। तो यहाँ पे वर्तुल या गोल क्रांति आलू उत्पादन आप मिला लीजिएगा, डी का दूसरा हो जाएगा। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, और गोल्डन रेवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन सही है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन ये भी सही है, श्याम क्रांति लौह उत्पादन सही नहीं है, और नीली क्रांति मछली उत्पादन ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो श्याम क्रांति या काली क्रांति होती है दोस्तों, ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन सही सुमेलित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन ये भी सही है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन सही है, पीली क्रांति दोस्तों इस्पात उत्पादन से नहीं बल्कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीली क्रांति से क्या आशय है? तो नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीत क्रांति या येलो रिवोल्यूशन किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो येलो रिवोल्यूशन तिलहन उत्पादन या तिलहनी फसलों के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृषि क्रांति से कौन संबंधित नहीं है? देखिए, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति का संबंध ये तिलहन उत्पादन से है, और ये सभी कृषि से संबंधित गतिविधियां हैं। तो ऑप्शन डी इनका सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है तिलहन, चावल, गेहूं और दालें। तो सही उत्तर है, भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में देखिए खाद्यान्न, गेहूं, चावल, दालें शामिल की गई हैं, तिलहन को शामिल नहीं किया गया था। और आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ अक्टूबर 2007 में किया गया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, स्थानांतरित कृषि दोस्तों ये नागा पहाड़ियों या मेघालय क्षेत्र में होती है। जीविका कृषि क्या होती है? ये गंगा के डेल्टा में होती है। वाणिज्य कृषि ये अमेरिका में प्रेयरी प्रदेश जहाँ बड़े बड़े जो है प्लाटों पे खेती की जाती है। और रोपड़ या रोपड़ कृषि जो होती है दोस्तों, ये असम के बागानों में होती है। तो सही सुमेलन हो जाएगा आपका 4, 2, 1 और 3। स्थानांतरित कृषि नागा पहाड़ियों में, जीविका गंगा के डेल्टा में, वाणिज्यिक कृषि अमेरिका के प्रेयरी प्रदेश में, और रोपड़ कृषि या जो बागवानी कृषि है ये असम के बागानों में होती है। अगला प्रश्न है, असम में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है झूम कहते हैं। दोस्तों, विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। भारत के कई राज्यों में यह व्यवस्था मौजूद है। जो है असम में जो स्थानांतरित कृषि है ये उत्तर पूर्वी भारत में झूम कहा जाता है। बुंदेलखंड भाग में बेवर और दहिया कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में इसको दीपा कहते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में जारा और एक एरका कहते हैं। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा, वालरे या बाल्टरे कहा जाता है। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, कुमारी दोस्तों केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में, और ओडिशा में स्थानांतरणशील कृषि को पामाडाबी, कोमान और बरिंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि सभ्य देशों की तुलना में भारतीयों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है। कारण है कि भारत में उन सभी कारकों और साधनों का अभाव है जिनमें मानव जीवन की सार्थकता, उद्देश्य और जीवंतता की संपूर्ति होती है। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखा जाए तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विश्व के सभ्य देशों की तुलना में देखा जाए तो भारतीयों का जीवन स्तर निम्न स्तर का है, लेकिन इसका कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय की असमानता है, न कि भारत में उन सभी कारकों और साधनों का अभाव है जिनसे मानव जीवन की सार्थकता और जीवंतता की संपूर्ति होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अन्य देशों की तुलना में भारतीयों का जीवन स्तर निम्न स्तर का है। इसका कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय की असमानता और आर्थिक विषमता है। अगला प्रश्न कथन कारण से ही है। कथन है कि उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है।
ये आपका सही है। और कारण है कि उत्तर प्रदेश गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश मसालों के बगीचे के नाम से प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो मसालों का बगीचा, केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा या स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मसालों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। और दोस्तों वर्तमान में जो 19-20 के आंकड़ों के अनुसार मसाले का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद गुजरात और राजस्थान का स्थान आ जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। तो आप जानते हैं दोस्तों, कृष्णा गोदावरी बेसिन ये अत्यधिक धान उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ वर्ष में कम से कम 2 बार धान की फसल उगाई जाती है, जिसके लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता कृष्णा गोदावरी और उनकी सहायक नदियों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है दोस्तों। कथन है कि भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, ये सही है। कारण है कि पश्चिम बंगाल भारत का प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों देखा जाए तो 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था। और हाँ, इससे इस जनसंख्या घनत्व का एक कारण ये है कि पश्चिम बंगाल की उपजाऊ भूमि धान की खेती के लिए उपयुक्त है, जिससे वह चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य है। और ये उत्पादित चावल बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण में सहायक होता है। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि भारत में बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत का प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चावल का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। दोस्तों 2020-21 के कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चावल के प्रमुख उत्पादक राज्यों में पहले स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था तो दोस्तों विकल्प ए सही उत्तर है। और आज वर्तमान में 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भी पश्चिम बंगाल ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो उत्तर है दोस्तों, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश में 177.67 मिलियन टन गन्ना उत्पादित किया गया, जो भारत के संपूर्ण भारत का 44.5% है। दूसरे और तीसरे स्थान पर गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने के उत्पादन का घटते क्रम में सही 4 राज्यों का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे पे और आंध्र प्रदेश चौथे पे। यहाँ पे सही उत्तर होगा। लेकिन वर्तमान में जो आंकड़े हैं उनके अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार का क्रम हो गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत में गन्ना के 2 बड़े उत्पादक राज्य कौन हैं। तो ये हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु। दोस्तों महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये भारत में गन्ना उत्पादक के 2 बड़े राज्य हैं। लेकिन देखा जाए तो 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और कर्नाटक अब हो गए हैं। देखिए एमएच और केआर दोस्तों ये दक्षिण भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल में होता है। और दोस्तों 18-19 के आंकड़ों के अनुसार केरल में देश के रबर उत्पादन का लगभग 75% से अधिक उत्पादन रबर का किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के निम्नलिखित प्रदेशों में से प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है गंगा का मैदान, दक्कन ट्रैप, दामोदर घाटी या असम घाटी। तो सही उत्तर है दोस्तों गंगा मैदान। दोस्तों गंगा का मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है।
उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार ये प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न में कौन सा युग्म जो है दोस्तों ये प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य हैं, आपको बताना है। देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, या फिर उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश और गुजरात। दोस्तों 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। तो गुजरात और आंध्र प्रदेश प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन अत्यधिक होता है? तो उत्तर है असम में दोस्तों चाय का उत्पादन अधिक होता है। असम के बाद जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके आंकड़ों के अनुसार पहले स्थान पर असम, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। तो इस तरह से भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन असम में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन कारण से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र की अपेक्षा अधिक है पर उत्पादकता कम है। सही है, क्योंकि कारण है कि महाराष्ट्र में अधिकतर चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसका कारण ये है कि दोस्तों 19-20 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र की अपेक्षा अधिक होता है। साथ ही उत्तर प्रदेश में इसकी उत्पादकता महाराष्ट्र से अधिक है। और दूसरी ओर महाराष्ट्र में अधिकतर चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं और किसान इन मिलों में आंशिक स्वामित्व धारण करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है चीनी का उत्पादन या गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र की अपेक्षा अधिक होने के बावजूद जो है उत्पादकता अधिक है, उत्पादकता कम है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है? तो कौन सा राज्य है? देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रति एकड़ उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य जो है दोस्तों, गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में अधिक है। जो प्रश्न था उस समय जब पूछा गया था, तो देखिए उस समय दोस्तों महाराष्ट्र जो था उस समय 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु, देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है, सबसे अधिक। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में, फिर कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र में आता है। तो सही उत्तर है गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन तमिलनाडु में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश ब्राज़ील है। इसके बाद भारत का स्थान आता है और विकल्प में ब्राज़ील नहीं है, इसलिए भारत को सही ऑप्शन के रूप में लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये भारत के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य हैं। और दोस्तों देखिए 19-20 के आंकड़ों के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आ गया है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जो है और उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, मक्का या आम? तो सही उत्तर है कौन सी मूल फसल नहीं है? ये है मक्का। दोस्तों मक्का भारतीय मूल की फसल नहीं है, ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसका उद्गम दक्षिण अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। इसके अलावा चावल, गन्ना, आम भारतीय मूल की फसलें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि के लिए कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? इसमें देखिए निरंतर वर्षा, निम्न समतल भूमि, पर्याप्त श्रम उपलब्धि या नवीन जलोढ़ मृदा। तो सही उत्तर है निरंतर वर्षा। दोस्तों गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, क्योंकि गंगा घाटी में निरंतर वर्षा नहीं होती है। यहाँ वर्षा वर्ष के कुछ महीनों में ही होती है, जबकि निम्न समतल भूमि, पर्याप्त श्रम और नवीन जलोढ़ मृदा यहाँ गहन चावल की कृषि के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, गंगा मैदान में ज़्यादातर किसान जिस प्रकार की कृषि करते हैं वो क्या कहलाती है? तो ये कृषि गहन कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? लाइबेरिया, अरेबिका, रोबस्टा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में कहवा की 2 किस्में अरेबिका और रोबस्टा दोनों उगाई जाती हैं। और भारत में काफ़ी उत्पादन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी उत्पादित की जाती है।
भारत में सबसे पहले बाबा बूदन पहाड़ी में कर्नाटक में काफ़ी के पौधे लगाए गए थे। तो इसका उत्तर जो है स्टार कर दे रहे हैं। अरेबिका और रोबस्टा दोनों ही किस्में भारत में उपजाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आपको बताना है। तो ये राज्य है कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है। कॉफ़ी उत्पादन में दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे पर तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक है। तो आप जानते हैं कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु प्रदेशीकरण के आधार क्या थे। तो उत्तर है दोस्तों, योजना आयोग द्वारा जो कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया गया था उसके आधार उच्चावच, तापक्रम और वर्षा थे। दोस्तों, योजना आयोग ने उच्चावच, तापक्रम, वर्षा, जल संसाधन के आधार पर कृषि जलवायु कारकों के आधार पर देश को कुल कितने 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो याद रखिएगा, योजना आयोग का जो कृषि जलवायु वर्गीकरण है ये देश को 15 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान स्पेशल से है। राजस्थान के मानचित्र पर छायांकित क्षेत्र किस फसल के मुख्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ये जो क्षेत्र है ये देखिए मक्का उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में फूलों की खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, तमिलनाडु। देखिए, फूलों की खेती सर्वाधिक तमिलनाडु में की जाती है और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो केरल में सबसे कम फूलों का उत्पादन होता है। तो लेकिन देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो 19-20 के आंकड़े हैं, फूलों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि फूलों की खेती केरल में सर्वाधिक होती है। तो अब ये उत्तर वर्तमान में आंध्र प्रदेश हो गया है फूलों के खेती में अग्रणी राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग और राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है ये 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में योजना आयोग और राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी द्वारा विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, याद करने लायक है कि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1985 में। दोस्तों, बंजर भूमि के विकास करने, उसे खेती योग्य बनाने के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। दोस्तों, जुलाई 1992 में राष्ट्रीय बंजर भूमि बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नवसृजित बंजर भूमि विकास विभाग में रखा गया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। तो सही उत्तर है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार करना था और इसकी शुरुआत 1970 में हुई। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता की। इसका पहला चरण 1970 से 80 तक, दूसरा 1981 से 85 और तीसरा 1985 से 1996 तक चला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है और इसके बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। चना, गेहूं, बाजरा, इनमें से कौन सी वर्षा सिंचित फसलें हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों केवल 3, बाजरा। वर्षा सिंचित फसल उन्हें कहा जाता है जो पानी के लिए वर्षा पर निर्भर हों। भारत में 60% कृषि वर्षा सिंचित फसलीकरण के अंतर्गत आती है और वर्षा आधारित कृषि अत्यंत जटिल, विविध और जोखिमपूर्ण है। बाजरा एक प्रमुख वर्षा सिंचित फसल का उदाहरण है और बाजरा की फसल शुष्क दशाओं में पैदा की जाती है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन संभावना है कहाँ पर। गहरे समुद्री भागों में, अंतर्देशीय जलराशियों में, उथले महाद्वीपीय निमग्न तटों में और खारे जल के लैगूनों में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन संभावना उथले महाद्वीपीय मग्न तटों में है। देश को लंबी तटरेखा और 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्र प्राप्त है, जिससे प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन से अधिक मछली का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तथा नेट जेआरएफ के लिए भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जिसमें हमने कृषि
कृषि से संबंधित जो प्रश्न हो सकते थे उनको हमने सॉल्व किया है और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। कृषि और फसलों का ये चैप्टर थोड़ा-सा हम आपको बताना चाहेंगे कि नवीनतम आंकड़ों पर आधारित होता है, इसलिए आप आर्थिकी से जो फसलों के उत्पादन के आंकड़े आते हैं उनसे अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि आंकड़े वर्षवार बदलते रहते हैं। कुछ-कुछ आंकड़े हमेशा वही रहते हैं, कभी-कभार अंतर आता है, लेकिन कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो बार-बार बदलते रहते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा फसलों के उत्पादन के क्रम में अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।